नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं आपके साथ श्याम तिवारी। इस समय हम लखनऊ में पत्रकारपुरम मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर कई दुकानें हैं, फिर चाहे वो लेडीज़ ज्वेलरी हो, खाने पीने की दुकानें हो या फिर व्यापारियों की दुकानें हो। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सोने की दुकानें, सुनारों की दुकानें हैं, जो कहीं ना कहीं टैक्स भरते हैं, टीडीआर भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, कई चीज़ें वो भरते हैं। लेकिन वहीं आज 1 अप्रैल से कई नियम जो बदलाव हुए हैं, लागू हुए हैं, उसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। आखिरकार इन नियमों से लोगों पर क्या फ़र्क पड़ता है और उनको किस तरीके से इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, या ये नियम जो हैं वो इनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। आज 1 अप्रैल है, आज से कई नियम लागू हुए हैं। 1 अप्रैल है, आज से कई नियम लागू हुए हैं। फास्टैग हो, कैशलेस पेमेंट हो या फिर गैस, कई नियम लागू हुए हैं। क्या लगता है इन नियमों से कुछ बदलाव आएगा? पहली बात तो भैया घर पे गैस नहीं, खाने को नहीं। जो गैस पे पैसे बढ़े हैं, पेपर पढ़ा होगा, पेपर में लिखा होगा, गैस जो है 195 रुपये जो कॉमर्शियल हैं, जो होटल रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं, उस पर बढ़े हैं। डोमेस्टिक जो घरेलू यूज़ होते हैं उसमें नहीं बढ़े हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके कॉमर्शियल बढ़े हैं, डोमेस्टिक बढ़ सकते हैं? डोमेस्टिक पे तो ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा रखा 90 रुपीज़। 90 बढ़ा है जी, और बढ़ सकता है। और भी बढ़ने के तैयार है। पर अभी तो अच्छा, यूपीआई दुकान है, यूपीआई यूज़ करते हो, ट्रांजैक्शन पे जो है लिमिट लगा दी हैं कि अगर 10 लाख से ऊपर करते हो तो टैक्स लगेगा। कितना पेमेंट 10 से ऊपर होता है, 10 के अंदर होता है? नहीं, हम लोगों का तो 10 से नीचे ही रहता है, इतना तो सेल नहीं होती यहाँ पे। जी, उसके सिवा और भी कई, जैसे रेलवे का है। रेलवे में नियम ला दिया गया है कि 72 घंटे से पहले अगर कैंसिल करते हो तो पूरा रिफंड आएगा, सर्विस चार्ज छोड़कर। 72 घंटे के अंदर अगर तो मतलब 48 से 24 घंटे में तो 50%, और उससे 8 घंटे से पहले करते हो, मतलब अगर बोर्डिंग टाइम शाम को 4 बजे का है और 8 घंटे पहले करते हो तो जो है नो रिफंड, पूरा कैंसिल। ये नियम क्या सही लगता है? अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर ऐसा कर रही तो अच्छी बात है कि अगर 72 घंटे के अंदर अगर आपको पूरा कैंसिलेशन रिफंड मिल जा रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन पहले नियम कुछ और था। पहले नियम था उसमें 75% कट जाता था, जो भी टैक्स था वो कटता था, बाकी कुछ रुपए वापस आते थे। वो नियम सही था या ये जो 3 नियम 3 डिवाइड किए गए ये नियम सही है? नहीं, नियम तो ये वाला सही है अगर एक तरह से देखा जाए, पर क्योंकि इसमें फुल्ली आपको रिफंड मिल रहा है 72 आवर्स के अंदर। 72 आवर से पहले अगर कैंसिल करते हैं हाँ तो तो फुल उसका रिफंड है। हाँ उसके बाद करते हैं 50% और फिर 25%। सर, पर अगर गवर्नमेंट देखा जाए तो ये भी काम अच्छा ही कर रही है कि अगर आप 72 घंटे में नहीं कर सकते तो क्या मतलब। अच्छा चलिए, एक बात, गाड़ी तो घर में होगी, जाते होगे, फास्टैग कटता होगा। फास्टैग में बढ़ोतरी की गई, जो फास्टैग कार्ड लेते हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। पूरी तरह से गलत है। टोल टैक्स और फास्ट टैग ये तो पूरी तरह से ही गलत है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जेब पे असर पड़ेगा। थोड़ा नहीं, बहुत पूरी तरह से। क्योंकि आप किसी भी नेशनल हाईवे पे पकड़िए तो आपको हर 20 से 30 या 50 100 किलोमीटर के अंदर आपको एक टोल प्लाजा तो मिल ही जाता है। स्टार्टिंग आपसे 25 से स्टार्टिंग होती है, फिर 200 150 300 आप जैसे ही आप खुद ट्रैवल करते हैं देखते होंगे ये चीज़। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो जैसा यहाँ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया गया, कहीं ना कहीं जो है कुछ राहत है तो कुछ लोगों को दिक्कत है। आइए, कुछ दुकानें और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जो नए नियम आए हैं उसको लेकर उनकी क्या राय है, ये हित में है या अहित में है? क्या लगता है कौन सा नियम ज़्यादा? अब सब हम ही लोगों के लिए दिक्कत है सब, और क्या। नुकसान तो हम ही लोगों का। रिफंड ऐसे पूरा हो जाता था रिफंड, अब क्या है। पूरा तो नहीं होता था। जैसे पहले का नियम ये था कि मान लीजिए अगर आपने कैंसिल की है तो लास्ट मोमेंट में करेंगे, चार्ज बनने के बाद, तो मान लो पूरा कैंसिल होता था। उससे पहले तो 75% कटता था, आपका पैसा आता था। लेकिन अब 3 कैटेगरी दे दी हैं, 25, 50 और 72 से पहले करेंगे तो फुल। तो ये 3 कैटेगरी अच्छी हैं या पहले वाली अच्छी थी? पहले वाली अच्छी थी। इसमें क्या दिक्कत है आपको? अब इसमें दिक्कत यही है कि अब 8 घंटे पहले नहीं किया तो पूरा पैसा गया मेरा, पूरा पैसा गया मेरा, और क्या। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका ये कहना है कि जो रेलवे का ये नियम है, इसमें जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं या लोगों को जो लूटते हैं उन पे इसका असर पड़ेगा। वो लूट नहीं पाएंगे, ब्लैक में टिकट नहीं बेच पाएंगे। हाँ ये सही है, ये ठीक है। इसमें सही है। हाँ इसलिए सही है। अभी तो आपने कहा कि जो है गलत। नहीं, अब पूरा पैसा में जा तो पैसा मेरा ही रहा है, पूरा पूरा रिफंड समझ लीजिए सरकार के खाते में। लेकिन वो आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरीके से जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं, मान लीजिए आपने बुक करा ली, किसी ने ब्लैक में बेच दी, आपकी सीट किसी और को चली गई, तो जो ब्लैक करते हैं उन पर तो इसका नुकसान है ही है। तो आपका तो फ़ायदा हुआ। हाँ इसमें फ़ायदा हुआ मेरा। तो ये जो 3 नियम हैं, 25, 50 या फुल, तीनों सही हैं। ये हाँ सही है। सरकार के इस कार्य को सराहना करते हैं। हाँ। अच्छा,
आप आरटीआई भरते हैं क्या? नहीं भरते हैं। कैशलेस तो ऑनलाइन तो करते ही होंगे। वो भी नहीं चलाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाते हैं। फास्टैग गाड़ी तो घर में होगी ना? हाँ वो भी नहीं चलाते, हम गाड़ी भी नहीं चलाते। घर में गाड़ी तो होगी, कहीं जाते गाड़ी है लेकिन हाँ फास्टैग। तो हाईवे पे जाते हो तो उसमें भी बदलाव देखा, पेपर देखा? हाँ उसमें भी टोल टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने। तो वो क्या लगता है, वो सरकार सही किया है? अब महंगाई तो बढ़ती ही जा रही सब तरफ से भैया, हमारा तो आदमी गरीबी आदमी जा रहा है उसमें। लेकिन सरकार का तो ये कहना है जिस तरीके से हम सुविधाएं दे रहे हैं, हाईवे गड्ढे नहीं है या टूटी नहीं सड़कें, जब सुविधाएं होंगी तो जनता के हित में है। तो कितने कितने गड्ढे मिलेंगे कुछ पूछिए नहीं, गड्ढे कहीं नहीं भरे हैं, गड्ढे उल्टे हम लोग के होते जा रहे हैं समझ लीजिए। किस तरीके से? जेब तो हम ही लोग पे असर पड़ रहा है ना, जा तो हम ही लोग करा है, गड्ढे थोड़ो ना कोई बंद हो गए, गड्ढे सब वैसे ही पड़े हुए हैं। अच्छा, आप पेपर तो देखते ही होंगे, पेपर पढ़ते ही होंगे, और क्या ऐसा लगा जो आपके हित में नहीं है या आपके हित में है? आपके साथ क्या क्या है जो आपके हित में नहीं है? कई बदलाव हुए हैं ना, चाहे वो गैस हो या फास्टैग। भैया इससे दिक्कत हो रही, पहले गैस क्या थी, बुक करिए घंटे 2 घंटे में आ जाती थी, नहीं अगले दिन आ जाती थी। लेकिन गैस की समस्या तो कुछ युद्ध का असर है, कुछ लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कुछ थोड़ा जो है सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है। उनके यहाँ समझ लीजिए जो है 4-4 5-5 दिन से जो है चूल्हा जला रही हैं, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। अब ब्लैक से इतनी मिल रही कुछ पूछिए नहीं, हर आदमी तो ब्लैक से ले नहीं पाएगा। लेकिन जो गैस के रेट बढ़े हैं वो तो कॉमर्शियल के बढ़े हैं, 195 रुपये 5 पैसे, लगभग 200 रुपये के आसपास बढ़े हैं। तो इससे आम आदमी जो व्यापारी हैं, आप भी एक व्यापारी हैं, व्यापारी के हिसाब से क्या लगता है कि असर पड़ेगा लोगों पर? असर तो पड़ ही रहा है भाई। अब 6 दिन हो गया, अगला आदमी समझ लीजिए चूल्हे में खाना बना रहा है, अब उसको गैस नहीं मिल पा रही है। सिलेंडर वाले कह रहे हैं 2000 लाओ तो हम दे दें, उनको कहाँ से मिल रही है? खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होगी, तो इस पर भी असर पड़े। महंगाई पहले भी थी, अभी जो स्थिति थी उसमें महंगाई थी, अब जिस तरीके से पैसे बढ़े, क्या लगता है फिर महंगाई होगी? महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार तो कह रही महंगाई नहीं है। कैसे नहीं है? जो चीज़ हम खाते थे 5 रुपए की, वो हम खा रहे हैं आज 10 रुपए की, यही 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर से महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हर एक चीज़ में। तो जैसा इनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है क्योंकि कुछ नियम जो हैं वो सरकार के सही है क्योंकि वो लोगों के हित में है, वहीं कुछ नियम का भी लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम जो है जनता को लूटने का और परेशान करने का काम कर रहे हैं, इससे आम जनता की जेब पर जो है काफ़ी असर पड़ रहा है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है। वो आइए हम कुछ लोग और बात करते हैं। यहाँ पर मिठाई की दुकान है, ये आप देख सकते हैं कॉमर्शियल गैस यूज़ कर रहे हैं और आज से जिस तरीके से रेट बढ़े हुए, पहले भी रेट बढ़े हुए थे, महंगा मिल रहा था, ब्लैक मिल रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से रेट बढ़े हुए हैं इसका इन पर क्या असर पड़ेगा और फिर यहाँ ग्राहक किस तरीके से आएंगे या नहीं आएंगे, बात करते हैं। सर, कॉमर्शियल आज 1 अप्रैल से कॉमर्शियल पे नए रेट लागू हो गए हैं, क्या लगता है? रेट तो लागू हो गया, रेट तो बहुत बढ़ गया, पहले से भी बढ़ा था, लेकिन रेट जो बढ़ने से हम लोगों में बहुत असर पड़ेगा इसका व्यापार पे, क्योंकि इतना महंगा पहले ही से था, डबल रेट चल रहा है समझ लीजिए। इससे पहले जैसे 1500 रुपये था, 1400 रुपये थे, 1200 रुपये था, उस पर जो है कंपनियां छूट भी देती थी, लेकिन अब छूट भी बंद कर दिया है और रेट भी बढ़ा दिया। रेट के साथ साथ गैस बहुत मुश्किल से अभी उपलब्ध हो पा रही है। अच्छा, आपको जानकारी तो होगी कितने रुपये बढ़ा है? कम से कम 500 रुपये का रेट बढ़ गया इधर 10 दिन के अंदर। नहीं, आज जो रेट बढ़ा है वो 195 5 पैसे, लगभग 200 बढ़े हुए हैं। 200 रुपये बढ़ गया, 200 बढ़े हुए हैं। हाँ 200 बढ़ गया, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा हम लोगों पे, और महंगाई वैसे भी बहुत तेज़ चल रही है। अच्छा, बीच में जो थोड़े संकट आए थे, एलपीजी नहीं मिल रही थी, आप लोगों को नहीं मिल रहे, डोमेस्टिक नहीं मिल रहे थे, कमर्शियल नहीं मिल रहे थे, उससे क्या असर पड़ा? ग्राहक कम हुए या फिर जैसे थे वैसे ही आ रहे? नहीं, ग्राहक बहुत कम हो गए, आधे भी ग्राहक अभी भी नहीं हैं, और हम लोग कोयला की भट्ठी और डीजल की भट्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। इस पर है ही नहीं अभी जो है कि गैस के सहारे पूरा काम हो पावे। गैस 20% बता रहे हैं कि अभी तक मिल रही है, और 20% गैस में जहाँ पर डे जो है 2-2 3-3 सिलेंडर खपत हो, 4-4, तो एक सिलेंडर में जो है दूसरे दिन तीसरे दिन कैसे काम चलेगा आप बताइए। तो भट्टियों का हम लोग सहारा ले रहे हैं, कोयला भट्ठी का मेन। तो कोयला भट्टी का आप सहारा ले रहे हैं। अभी जिस तरीके से संकट आया था उसके बाद कोयला महंगा हो गया था, फिर चाहे वो लकड़ी का हो या पत्थर का हो, कोयला महंगा हुआ था, भट्टी महंगी हुई थी। अब जिस तरीके से गैस
कॉमर्शियल गैस महंगी हुई है, तो क्या लगता है डोमेस्टिक पे पैसा बढ़ेगा? और अगर चलिए नहीं बढ़ता है तो कॉमर्शियल पे अगर पैसा बढ़ा है तो क्या सिलेंडर यूज़ करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे? नहीं, हम लोग तो ज़्यादातर भट्ठी का इस्तेमाल करेंगे अब, और बायोगैस अभी लकड़ी वाली एक आती है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। गैस का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, कम से कम इस पे निर्भर हम लोग हों। तो क्या लगता है आपको जो ये सरकार ने नियम निकाला है 195 रुपये? नियम गलत है। अभी जैसे युद्ध के समय, चलिए ठीक है, तमाम संकट आते हैं, कभी कभी हमारे देश पे संकट आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत इसका रेट बढ़ा दिया जाए। एलपीजी जो है कमर्शियल का जो है रेट बल्कि कम करना चाहिए बढ़ाने के बजाय। तो आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं तो क्यों बढ़ाए हैं? अब रेट ये सरकार से हम लोगों को जो है जवाब चाहिए कि सरकार ने रेट क्यों हम लोगों पे ये थोपा। हम लोग ऑलरेडी खुद ही व्यापारी इतना परेशान है मार्केट में, पूरा व्यापार जगत में बहुत मंदी छाई हुई है। व्यापार सब लोगों का अच्छा चल नहीं रहा है, चाहे होटल लाइन हो, चाहे कोई भी लाइन हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, आप दुकान पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे, आप उसमें अब नया नियम आया है कि अगर 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका जो है कुछ परसेंटेज चार्ज, पहले था 5 लाख अब 10 लाख हो गया है, उस पर चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। क्या लगता है ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है भाई। व्यापारी ऑलरेडी पहले तो टैक्स दे ही रहा है, और फिर परमानेंट जब सारे टैक्स दे रहा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, आईटीआर, और इसमें भी यूपीआई से टैक्स कट जाता है ऑलरेडी, जैसे सेटल होता है वो ऑलरेडी काट लेता है। लेकिन आरटीआई भरने जो आरटीआर है उसकी डेट भी बढ़ा दी, 31 कर दी गई है। ये तो अच्छा है, ये तो आईटीआर जो बढ़ने की डेट, ये तो अच्छा है काम। ये सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है, और ये डेट बढ़ा दी गई तो अच्छी बात है ये। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि आप टैक्स भरते हैं, 10 लाख से ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, उससे दिक्कत है, लेकिन जो ब्लैक करते हैं, जो ब्लैक मनी करते हैं, अगर इस तरीके का करते हैं तो सरकार की नज़रों में आएंगे, बैंक की नज़रों में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उस हिसाब से तो नियम अच्छा ही है। नहीं, उस हिसाब से तो जैसे जो ब्लैक का काम करते हैं उनके लिए नहीं, मतलब हम लोग क्योंकि जो है बिल्कुल सिंपल काम करते हैं, तो हम लोगों के लिए तो ठीक है। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके लिए दिक्कत है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें क्या एक नया नियम लाए जिससे आम आदमी को आराम रहे, समस्या ना उसके लिए हो, और जो ऐसे गलत काम करते हैं उनके लिए अलग ही व्यवस्था हो? हम लोग तो चाह रहे हैं जितना व्यापार है, व्यापारी वर्ग जो है एक साथ एक टैक्स बंध जाए कहीं एक साथ, तो सब लोगों को एक फिक्स हो जाए कि इतना टैक्स आपको एक साल में देना है, या मंथली देना है, या 3 महीने में देना है। सारे टैक्सों का एक रूल बन जाए कि इतना टैक्स आपको व्यापारियों को देना है। ये अगर नियम लागू हो जाए तो व्यापारी बहुत, अब हर जगह से जो है टैक्स उसको जो है जगह जगह देना पड़ता है, तो इसका एक रूल बन जाए कि एक ही टैक्स देना है। ठीक। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि जो नियम टैक्स का दिया गया है उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ रूल्स लगाने चाहिए, जो ब्लैक करते हैं उनके लिए अलग हो, जो व्यापारी टैक्स भरते हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि 6 महीने, साल भर या 3 महीने का टाइम पीरियड फिक्स किया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। जैसा कि आपने अभी आम जनता की राय जानी कि किस तरीके से उन लोगों को जो नए नियम आए हैं उनको क्या समस्या, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। अभी इस समय हम व्यापारी आदर्श उत्तर प्रदेश आधार व्यापारी मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे आखिर जो नए नियम आए हैं इनको लेकर व्यापारियों में क्या समस्या आ सकती है, उनके ट्रांजेक्शन जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है और 10 लाख से ऊपर जो ट्रांजेक्शन पे सरकार की नज़र है, टैक्स की बात कर रही है, उसको लेकर इनकी क्या राय है, बात करते हैं। सर, सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं उसमें 10 लाख से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका अलग चार्ज है, उसके अंदर करते हैं अलग चार्ज है, क्या है ये? देखिए, अभी भी नियम बना हुआ था कि 2 लाख से ऊपर का जो आपको कैश पेमेंट करेंगे तो उसके साथ आपको पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, तो वो नियम पहले से लागू, उस पर कोई नया नहीं है। 10 लाख से ऊपर के उस पर उनकी निगाह रहेगी, तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश है कि प्रत्येक व्यक्ति टैक्स के दायरे में रहे, या जो भी इनकम टैक्सेबल है उस पर टैक्स पड़े, तो इस पर कोई मुझे लगता है कोई समस्या नहीं। पहले से ही 20,000 से ऊपर आप कैश ट्रांजेक्शन पे प्रतिबंध था और 2 लाख से ऊपर पैन कार्ड अनिवार्य था, तो ये नियम पहले से इनका चल रहा है। तो इस पर थोड़ा संशोधन करके 10 लाख किया, तो मुझे लगता है इससे कोई व्यापारियों को समस्या नहीं होगी। हाँ, छोटे पेमेंट में जो उन्होंने रखा, निगाह रखने की बात की, जो पेटीएम के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से जो पेमेंट आते हैं, यदि उस पर ज़्यादा सख्ती होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापार हैं, जो ठेले खोंचे वाले, इस तरीके के लोग जो अभी स्कैन करके पेटीएम से पैसा ले रहे हैं, तो उनका ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं आएगा दिखावे में, जबकि वो टर्नओवर तो दिखेगा लेकिन उनके बिजनेस में उनकी इतनी इनकम नहीं होती। 40 लाख रुपए तक का GST फ्री वैसे ही है, तो ऐसे में सरकार
फिलहाल मुझे लगता है कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाने के लिए ये योजना ला रही है। कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन अगर सारे पे सरकार बिल्कुल ही चाहेगी कि 100% आपको उस पर निगाह रखने की बात करेगी, तो निश्चित रूप से जो डिजिटल पेमेंट का उनका अभियान है वो डिजिटल पेमेंट का अभियान उनका फिर कहीं ना कहीं फेल होगा। क्योंकि यदि आप डिजिटल पेमेंट का अभियान चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग कैशलेस व्यवस्था में आए, तो फिर आपको थोड़ा सा उनको रियायतें भी देनी पड़ेंगी, उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। आपने बात की डिजिटल पेमेंट की, तो डिजिटल पेमेंट जैसे बड़े व्यापारी हैं डिजिटल पेमेंट करते हैं तो कल पेमेंट उनको मिल जाएगा तो आगे वो काम करें, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जिनका काम कैश पे चल रहा है उनको किस तरीके से सामना करना पड़ेगा? ये एक बड़ा विषय है, ये काफ़ी समस्या आ रही है कि पेटीएम से कई बार पेमेंट लेते हैं या किसी दूसरे मोड से आप पेमेंट लेते हैं तो जो सेटलमेंट होता है वो नेक्स्ट डे होता है। तो जो छोटे व्यापारी हैं उनके सामने समस्या ये आती है कि जिसके पास पूंजी लिमिटेड है, 10-20-50 हज़ार की पूंजी से जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने आज दिन भर का अपना सामान बेच लिया और उनका पेमेंट का जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो सेकंड डे का होता है, कई बार ऐसा होता है सेकंड डे भी नहीं आता, वो पेमेंट थर्ड डे आता है। तो ऐसे में उनके पास पूंजी की शॉर्टेज हो जाएगी, ये एक समस्या उनके लिए है। लेकिन क्यूआर कोड से सेम टाइम पेमेंट आ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन पेटीएम के माध्यम से या कुछ स्कैनर के माध्यम से क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट होने में उसमें सेकंड डे, लेकिन सब में नहीं है। 100% ऐसा नहीं है, 50% मुझे लगता है कि सेकंड डे सेटलमेंट है और 50% इमीडिएट पेमेंट है। ये जो 10 लाख ऊपर जो है टैक्स की, और सरकार ने एक बात कही है कि बैंक और सरकार और प्रशासन नज़र रखेगा, कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी होती है उसको छुपाने के लिए, माफ़ कीजिए, उसको बचाने के लिए कि लोग ऐसे इसका दुरुपयोग ना करें, लोगों के साथ ट्रांजैक्शन ना हो, तो ये इसका कहीं फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सरकार की निगाह ऑलरेडी एक एक चीज़ पर है। सभी चीज़ें आधार कार्ड से और पैन कार्ड से लिंक हैं। यदि आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं और वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आप नोट करवा देते हैं तो आपका वो फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वो आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ खरीद रहे हैं और सरकार को मालूम नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, किसी भी होटल में ठहर रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो अगर आपने पेमेंट उसको दिया है या आपने वहाँ पर फ़ोन नंबर नोट करा दिया है तो आपके फ़ोन से सब चीज़ें अटैच है। आधार कार्ड आपके फ़ोन से अटैच है, आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड से अटैच है। तो सरकार के पास एक एक चीज़ की निगाह है। हाँ, सरकार के पास अभी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि पूरे 140 करोड़ लोगों को एक साथ वो अपने एक सूत्र में फाइनेंशियल क्राइटेरिया में लेकर के आए, तो इसलिए थोड़ा है समय। लेकिन सरकार को आपके प्रत्येक चीज़ की उनके पास निगाह, या बल्कि अब तो ऐसा हो गया कि हर एक के हाथ में मोबाइल है और लोकेशन हर एक आदमी ऑन किया रहता है, तो आप कब कहाँ जा रहे हैं सरकार को ये भी मालूम। अच्छा, आपने आधार कार्ड और पेमेंट की बात करी है, पैन कार्ड में भी नियम आया है कि पहले आधार कार्ड से लिंक होता था, अब आधार कार्ड के साथ आप कोई वैलिड आईडी देते हैं तो अब वैलिड आईडी चाहिए उनको, चाहे वो किसी पार्षद विधायक से रजिस्टर्ड हो या फिर सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो, वैलिड हो, उसके बिहाफ पे ही पक्का पैन कार्ड बनेगा, क्योंकि फर्जी केस कई आए हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड फर्जी। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ व्यक्ति के बताए अनुसार होती थी। अभी उन्होंने नियम बना दिया कि पैन कार्ड में केवल आधार कार्ड नहीं मानेंगे, आधार कार्ड के साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताए। यदि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका अस्पताल का सर्टिफिकेट लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल आप 50, 55, 60 साल के हो गए तो आपके पास अस्पताल का कार्ड नहीं मिलेगा, तो ऐसे में वो कहते हैं कि आप सभासद से या क्षेत्रीय विधायक से जन्मतिथि का अपना प्रमाण पत्र बनवा के लाइए। एक सवाल और है, आप लोग व्यापारी हैं, माल आपका अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आता है, तो जो गाड़ियाँ आती, ट्रक आते हैं, सालाना उन पर भी जो है फास्टैग का टैक्स बढ़ा है। पहले 3000 था, अभी 3075 रुपये बढ़ेगा, तो ये इससे भी कहीं ना कहीं आपके वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा? फास्टैग में भी नई व्यवस्था लागू होने का चल रहा है। फास्टैग को लेकर के सरकार बहुत नए नियम ला रही है। अभी 3000 रुपये सालाना फास्टैग पर पड़ता है, 1 अप्रैल से 3075 रुपये पड़ने जा रहा है। इसके बाद फास्टैग पर भी और नए नियम की हम लोगों की जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार काम कर रही है। फास्टैग को सीधे सीधे अब अकाउंट से जोड़ने वो जा रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपको फास्टैग भी रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नई व्यवस्था में सीधे अकाउंट से आपके पैसा डिडक्ट हो जाएगा। जितने भी ये नए नियम आए हैं, चाहे वो फास्टैग हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, या फिर आईटीआर जो है वो 3 और 4 भरने की बात हो, उसकी डेट बढ़ा दी गई 31 अगस्त तक आप लोग भर सकते हैं। ट्रांजैक्शन पे जो चार्जेस हैं और ऐसे कई चीज़ें हैं, खासकर गैस, कॉमर्शियल गैस, आप लोग व्यापारी, मिठाई दुकानें, कई दुकानें हैं, गैस पर जो है 195 5 पैसे बढ़ाए, लगभग 200 रुपये बढ़ा दिए हैं।
तो इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा दुकानों पे। देखिए ITI को जो उन्होंने 31 अगस्त का किया है वो सरकार ने अपनी सुविधा के लिए किया है। लास्ट मोमेंट पे सरकार का सर्वर काम नहीं करता, एक साथ कई लोग फाइल जब कर देते हैं तो आप देखेंगे लास्ट डेट्स में जो है उनका सर्वर काम नहीं करता। तो सरकार ने अपनी सुविधा के लिए 31 अगस्त तक की उसकी डेट कर दी है, तो इसका फ़ायदा सरकार को भी मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बहुत लोड रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इसका लाभ मिलेगा, और व्यापारियों को कई बार छूट जाता है तो उनको भी इसके लिए सुविधा होगी। तो ये विन विन सिचुएशन है, सभी के लिए ठीक है। ITR 3 और ITR 4 को उन्होंने 31 अगस्त तक के लिए उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया, तो उसमें मुझे लगता है कि सभी का लाभ है, किसी का नुकसान नहीं है। मेरा सवाल ये भी था कि गैस पे जिस तरीके से 195 पे 5 पैसे बढ़ाए, लगभग 200 रुपये बढ़ाए हैं। पहले ही गैस महंगी थी, कमर्शियल गैस पे इतना बढ़ा दिया है, तो जो होटल है, रेस्टोरेंट हैं, तो इन पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से कमर्शियल गैस अगर महंगी मिलेगी तो उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे, लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि वैश्विक कारणों से इस समय कमर्शियल गैस का संकट है। सरकार ने एक राशनिंग की हुई है, तो इस वजह से समस्या है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी अपील करना चाहूँगा, व्यापारियों की सुविधा का ख्याल रखें, कमर्शियल गैस भी सस्ती ही रखें, क्योंकि इसका लोड व्यापारियों पर नहीं आता है, इसका लोड जनता पर ही पड़ेगा। जब भी कोई सामान हम बनाएंगे उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से ग्राहक से ही लेंगे, जनता से लेंगे, तो उसका लोड भी जनता पर ही पड़ेगा। तो सरकार को जनता का ख्याल रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ पे मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैस, डीजल, पेट्रोल ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं, इनके दाम बढ़ने से सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, सभी का लागत मूल्य बढ़ जाता है, तो ऐसे में सभी के दाम भी बढ़ जाते हैं और जिसका अनावश्यक बोझ जनता पर पड़ता है। क्या लगता है जिस तरीके से कमर्शियल गैस पे रेट बढ़े हैं, क्या डोमेस्टिक जो घरेलू यूज़ होते हैं उन पर ही बढ़ने की है? क्योंकि 90 रुपये तो बढ़े हैं ऑलरेडी, और बढ़ सकते हैं। ये बात सरकार ही जान सकती है, इसको तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि दाम बढ़ने वाले या नहीं बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कमर्शियल गैस हो और चाहे घरेलू गैस हो, सरकार को गैस के रेट्स पर सब्सिडी लगातार जारी रखनी चाहिए और उसको सब्सिडी बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि यदि ये उत्पाद महंगे होंगे तो उसका असर सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता जी। इनका ये साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से रेट बढ़ाए गए हैं, नियम बदलाव लाए गए हैं, नियम में कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार का पक्ष भी रख रहे हैं कि सरकार ने जो नियम है वो जनता के हित में लाए हैं। लेकिन जिस तरीके से गैस पे रेट बढ़ाए हैं, कमर्शियल गैस पे रेट बढ़ाए हैं, उसको लेकर भी जो है उन्होंने चिंता जाहिर की है कि अगर जिस तरीके गैस बढ़े हैं, रेट बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन इसी के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम TV, लखनऊ।